नमस्कार दोस्तों, जेके वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता सुनिश्चित करने के प्रयास के अंतर्गत हमने लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके बुक के प्रश्नों की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसका प्रत्येक वीडियो टॉपिक वाइज होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यूज़फुल स्टडी मटेरियल्स और प्रैक्टिस सेट्स की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। लुसेंट जीके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इतिहास के अन्य टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके कंप्लीट बुक की सीरीज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने की थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम है, सूची 2 में राजधानी का नाम है। देखिए यहाँ पे वर्धन की राजधानी थानेश्वर हो जाएगी, मौखरी की कन्नौज, वाकाटक की पुरिका, मैत्रक की वल्लभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी का 1 2 3 4। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश का नाम, सूची 2 में संस्थापक का नाम। वर्धन राजवंश का संस्थापक पुष्यभूति, मौखरी का ईशान वर्मा, वाकाटक का विंध्य शक्ति और मैत्रक का भटार्क। सही उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1, जो विकल्प बी में है। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। मयूर शर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वो बौद्ध राजा हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ह्वेनत्सांग, जो एक चीनी यात्री था, भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी ऐहोल अभिलेख से हमें मिलती है। प्रतापशील, हुणहरित केसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? ये सारी उपाधियां प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? यह जो है हर्षवर्धन को कहा गया है। ह्वेनत्सांग ने किसे शीलादित्य कहा है? ह्वेनत्सांग ने हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? इनमें से हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक जो था हर्ष का समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर हर्षवर्धन के काल में कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने हर्षचरित के नाम से हर्ष की जीवनी लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था?
प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राज्यश्री का विवाह मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले आया? हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले आया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था। कहाँ का निवासी था बाणभट्ट? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। इन नाटकों के नाटककार हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण जो है CU की रचना। ये ह्वेनसांग की रचना थी जिसके कारण उन्हें आज भी भारत में याद किया जाता है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है वातापी या बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? 641 ईस्वी में ये जो है हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिनमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वांग वेन से, विकल्प ए। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? यह जो है ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? ह्वेनसांग भारत में 14 साल रहा। ह्वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया? हर्षवर्धन ने महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कन्नौज में करवाया। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? ये जो है हर्षवर्धन ने दिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना का नाम है, सूची 2 में रचनाकार का नाम है। देखिए, हर्षचरित और कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की रचना है।
नीति शतक, श्रृंगार शतक, भक्ति शतक भर्तृहरि की रचना है। सूर्य शतक जो है मयूर की रचना है। और प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की रचना है। तो इस प्रश्न का सही कूट हो जाएगा ABCD का 4, 2, 3, 1, जो विकल्प ए में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध नहीं था? देखिए, इस प्रश्न में बाणभट्ट, भर्तृहरि और मयूर हर्षवर्धन के दरबार से संबद्ध थे, जबकि कालिदास नहीं थे। प्रश्न 47 है, कथन है हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। सही कथन है। कथन आर है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। यह भी सही है। देखिए यहाँ पे विकल्प ए जो है इसका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमेलित है? देखिए, ए जो है अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सही है। सिंहनाद महासेनापति, ये भी सही है। कुंतल सेनापति अश्वसेना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ये कथन जो है ह्वेन सांग का है। अग्रहार का अर्थ था। अग्रहार का क्या अर्थ था? इसका अर्थ था ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किस चीज के लिए? खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। एरीपत्ती का क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। हर्ष के काल में भू राजस्व की क्या सीमा थी? 1/6 से 1/10। इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न 54, मौखरी शासकों की राजधानी डैश थी। तो उनकी राजधानी जो है कन्नौज थी। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास के गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।